फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल रमोनिका क्लासेज। आज हम क्लासिकल जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स की वीडियो सीरीज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हैकेल की 3 जगत प्रणाली तथा विटेकर की पंच जगत प्रणाली प्रमुख है। साथ ही हमने जंतु जगत में अकशेरुकियों की स्थिति को भी स्पष्ट किया था। आज हम सेकंड चैप्टर में अकशेरुकियों के वर्गीकरण के आधार पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकशेरुकियों को जंतु जगत में रखा गया तथा इन्हें 9 प्रमुख संघों में तथा कई लघु संघों में विभक्त किया गया है। अकशेरुकियों व कशेरुकियों को सेल नंबर, समिति या सिमेट्री, जन्म लेयर या जनन स्तर, बॉडी कैविटी या सिलो या देह गुहा, मुख का भ्रूणीय ओरिजिन एवं विदलन और कोशिकाओं के भविष्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम सेल नंबर के आधार पर सजीवों को एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर व बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर में विभक्त कर सकते हैं। यूनिसेलुलर या एसेलुलर में प्रोटोजोआ संघ के सदस्य आते हैं। मल्टी सेलुलर में सारे मेटाजोन्स आते हैं। सजीवों के वर्गीकरण का सेकंड आधार समिति या सिमेट्री है। एक निश्चित पैटर्न में शरीर के विभिन्न भागों का एक अक्ष के चारों ओर अरेंजमेंट समिति कहलाता है। अकशेरुकियों व कशेरुकियों में निम्न प्रकार की समितियां पाई जाती है। अधिकांश प्रोटोजोआ, पोरिफेरा व कुछ अन्य अकशेरुकियों में शरीर अनियमित आकार का होता है, अतः कोई समिति नहीं पाई जाती है, अतः वे एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करते हैं अर्य समिति की। सिलेंड्रेटा या निडेरिया के सदस्यों के शरीर को ओरल एबोरल केंद्रीय अक्ष से होते हुए कई तलों से 2 समान प्रकार के भागों में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की समिति को अर्य समिति या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। टिनोफोरा के सदस्यों को केवल 2 तल द्वारा ही ओरल एबोरल सेंटर एक्सिस से होते वे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इस प्रकार की समिति को बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। उपरोक्त अकशेरुकियों के अलावा बाकी सभी जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। वह समिति जिसमें सिर्फ एक ही तल, जिसे सैजिटल या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं, के द्वारा बॉडी को एंटीरियर यानी अग्र व पोस्टेरियर या पश्च केंद्रीय एक्सिस से होते हुए 2 समान दर्पण प्रतिरूप मिरर इमेज भागों में विभक्त किया जा सके द्विपार्श्वीय समिति कहलाती है। उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कोर्डेटा। हालांकि इकानोडर्मेटा में वयस्क अवस्था में द्वितीयक अर्य समिति सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, परंतु भ्रूणीय अवस्था व लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति ही पाई जाती है। यहाँ डायग्राम में हम विभिन्न तलों को देख सकते हैं। ये सैजिटल प्लेन है, जिसको मीडियन प्लेन भी कहते हैं। बाइलेटरल एनिमल को 2 समान भागों में इसी प्लेन के द्वारा बांटा जा सकता है। बाकी 2 ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तल तथा कोरोनल तल है। अब वर्गीकरण के तीसरे जनन स्तर या जर्म लेयर की बात करते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था के दौरान विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों जो एक इकाई की भांति बिहेव करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के ऊतकों व अंग तंतु का निर्माण करते हैं, इन्हीं कोशिकाओं के समूहों को जनन स्तर या जर्म लेयर कहते हैं। ये एक्टोडर्म यानी बाह्य चर्म या आउटर स्किन, मेसोडर्म यानी
मध्य जनन स्तर तथा एंडोडर्म या अंतःजनन स्तर है। सभी मेटाजोन्स को जनन स्तरों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रथम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या द्विजनन स्तरीय, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिजनन स्तरीय जंतु। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म एपिडर्मिस के रूप में तथा एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस के रूप में पाई जाती है। इन एनिमल्स में मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें सिलोम या देह गुहा भी नहीं पाई जाती है। निडेरिया और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। सारे बाइलेटरल एनिमल्स यानी जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अभी हमने बताया कि निडेरिया और टीनोफोरा में मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न यह है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है। इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच एक मेसोग्लिया लेयर पाई जाती है, जिसमें कोशिकाएं उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकती है। यदि मेसोग्लिया लेयर में एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस से बनी कोशिकाएं पाई जाती है, तब इसे मेसेनकाइमा कहते हैं। यदि इस लेयर में कोई सेल्स उपस्थित नहीं होती है, तब इसे हम सामान्य रूप से मेसोग्लिया ही कहते हैं। त्रिस्तरीय जीवों के व्यक्तिवर्ती विकास के दौरान तीसरी जनन स्तर मेसोडर्म का उद्भव या तो एक्टोडर्म या अधिकांशतः एंडोडर्म से होता है। मेसोडर्मल ऊतक हमेशा एक्टोडर्म व एंडोडर्म ऊतकों के बीच में स्थित होता है। मसल्स और परिसंचरण तंत्र का निर्माण मेसोडर्मल ऊतक से ही होता है। समिति और जनन स्तरों के आधार पर मेटाजोन्स को दो डिविजन्स रेडिएटा और बाइलेटेरिया में विभक्त किया गया है। रेडिया में डिप्लोब्लास्टिक व रेडियल सिमेट्री वाले तथा बाइलेटेरिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक व द्विपार्श्व समिति वाले जंतु आते हैं। यहाँ डायग्राम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बॉडी प्लान को दिखाया गया है, जिसमें आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मेसोग्लिया की परत को देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के वर्गीकरण का फोर्थ आधार है सिलोम। सभी त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को देह गुहा या सिलोम के आधार पर भी व्यक्त किया जाता है। एक ऐसी द्रव्य से भरी हुई आंतरिक गुहा जो आहार नाल तथा बाहरी बॉडी वाल मस्कुलेचर के बीच में होती है तथा भ्रूणीय मेसोडर्मल ऊतक से आश्रित होती है। सिलोम या देह गुहा कहलाती है। देह गुहा बाहरी व आंतरिक दोनों सतहों पर मेसोडर्म से आश्रित रहती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को देह गुहा के आधार पर निम्न सेक्शंस में बांटा गया है: एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है तथा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का स्पेस मेसोडर्मल कोशिकाओं के सॉलिड मास से भरा होता है। कुछ कोशिकाएं जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच डेंसली पैक्ड होती है, पेरेनकाइमल कहलाती है। यानी कुछ कोशिकाएं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डेंसली पैक्ड होती है, पेरेनकाइमल सेल्स या
पेरेन्काइमा कहलाती है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच पेरेन्काइमा पाया जाता है। इसका उदाहरण है प्लेटीहेल्मिंथेज। सूडोसिलोमेट्स में सिलोम, जो कि ब्लास्टोसील कोरक गुहा ही होती है, केवल बाहर की ओर मेसोडर्मल टिश्यू से आश्रित रहती है। इस प्रकार की सिलोम सतह प्रकार की सिलोम नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्णतः बाह्य व आंतरिक सतह पर मेसोडर्म से आश्रित नहीं रहती है। सूडोसिलोमेटा में आहार नाल के साथ कोई मांसल व संयोजी ऊतक एसोसिएट नहीं रहता है और ना ही देह गुहा के अंदर कोई झिल्ली युक्त अंग लटके होते हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन सस्पेंड ऑर्गन भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एस्के हेल्मिंथेज, जिन्हें वर्तमान में हम अधिसंघ या सुपरफाइलम का दर्जा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, एसिलोमेट्स में सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू भरा हुआ है। सूडोसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी के बाहर की ओर ही मेसोडर्म पाई जाती है, जबकि यूसिलोमेट्स में सिलोम के दोनों ओर मेसोडर्म की कवरिंग पाई जाती है। सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम पाई जाती है। इनमें सिलोम बाहर की ओर पेरिटोनियम व अंदर की ओर सिरोसा से आश्रित रहती है। पेरिटोनियम और सिरोसा दोनों ही सस्पेंडिंग सीट, जिन्हें मेसेंट्री कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। यूसिलोमेटा को आगे हम साइजोसिलोमेटा व एंटेरोसिलोमेटा में विभक्त करते हैं। साइजोसिलोमेटा में सिलोम का निर्माण मेसोडर्मल ऊतकों में दरार या स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से होता है, जबकि एंटेरोसिलोमेटा में सिलोम का निर्माण आर्केंटेरोन से बने सिलोमिक पाउच द्वारा होता है। मुख के भ्रूणीय उद्भव के आधार पर द्विपार्श्वीय जीवों को प्रोटोस्टोमिया एवं ड्यूटेरोस्टोमिया डिविजन्स में बांटा गया है। जिन जंतुओं में कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, उन्हें प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। कोरक रंध्र आर्केंटेरोन की बाहर की ओर ओपनिंग है। जिन बाइलेटरल एनिमल्स में कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से कभी भी माउथ का निर्माण नहीं होता है, उन्हें ड्यूटेरोस्टोमिया कहा गया। हालांकि इन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है, माउथ का निर्माण बाद में सेकेंडरी ब्लास्टोपोर से होता है। यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि प्रोटोस्टोमिया में वे सभी बाइलेटरल एनिमल्स आते हैं जिनमें सिलोमेट, एदेगुइये, कोर्देगुइये व साइजोसिलस प्रकार की होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में एंटेरोसिलस प्रकार की सिलोम वाले बाइलेटरल एनिमल्स आते हैं। वर्गीकरण का अंतिम आधार विदलन व कोशिकाओं का भविष्य है। स्पाइरल प्रकार का विदलन, जिसमें कोशिकाओं का भविष्य निश्चित होता है, प्रोटोस्टोमिया में पाया जाता है, जबकि रेडियल प्रकार का विदलन, जिसमें कोशिकाओं का भविष्य अनिश्चित होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया में पाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें अकशेरुकियों के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, 11 मई को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।